उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 85,000 पद खाली हैं, जिसको लेकर के विधानसभा में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बाकायदा लिखित में ये जवाब दिया गया था। इसी के बीच में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, समायोजन की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, और इसके संबंध में 31,000 टीचर्स के सरप्लस होने की जो पूरा डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है, उसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि क्या अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि 31,000 टीचर सरप्लस है। इसके साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद मामला कैसे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में रोड़े अटका सकता है, ऐसे तमाम प्रश्न जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे, उन सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो डॉक्यूमेंट आप वायरल होते हुए देख रहे हैं कि 31,000 टीचर सरप्लस है, एक्चुअली वो ओवरऑल पूरा सरप्लस नहीं बताया जा रहा है, बल्कि मामला ये है कि जैसे समायोजन या फिर ट्रांसफ़र कब होता है, जब एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में जब वहाँ पर 30:1 के रेशियो के हिसाब से जब टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो वहाँ पर किसी दूसरे विद्यालय से टीचर वहाँ पर भेजे जाएंगे। अब जहाँ पर 30:1 के रेशियो के हिसाब से अगर उस पर्टिकुलर विद्यालय में ऑलरेडी मानक से ज़्यादा टीचर हैं तो वहाँ पर सरप्लस दिखाया जाएगा, लेकिन उसी के तुलना में जहाँ पर टीचर की संख्या कम है वहाँ पर आपको माइनस दिखाया जाएगा। तो ये जो 31,000 समथिंग आप डेटा देख पा रहे होंगे जो भी वायरल हो रहा है, वो सिर्फ उन विद्यालयों का आंकड़ा है जहाँ पर 30:1 के हिसाब से अध्यापक सरप्लस है। ये तो बात अंडरस्टूड वाली बात है कि जहाँ पर टीचर सरप्लस हैं वहाँ से निकाल करके जहाँ पर टीचर की कमी है वहाँ पर समायोजन किया जाएगा, और यही प्रक्रिया होती भी है। तो वो जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन विद्यालयों की आंकड़े हैं जहाँ पर टीचर उस मानक के हिसाब से सरप्लस में है। ये पूरे यूपी का आंकड़ा नहीं है। यूपी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 85,000 समथिंग पद अभी भी खाली हैं, तो उसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। वो सिर्फ और सिर्फ उन विद्यालयों के आंकड़े हैं जहां पर मानक के हिसाब से ऑलरेडी टीचर्स 30:1 के हिसाब से अधिक हैं, उनका वो आंकड़ा था। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। जब भी उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात की जाती है तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी या फिर पूरा शिक्षा विभाग पुरानी भर्तियों के मामले कोर्ट में फंसे होने का हवाला देता है। आज तक 6 साल समय बीत चुका है। 2018 में लास्ट वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया था 2018 दिसंबर में। उसके बाद से जब भी इस पर विवाद होता है तो पुरानी भर्तियों के मामले कोर्ट में हैं, इस बात को गिनाया जाता है। अब जो माननीय डबल बेंच के द्वारा 69,000 में जो फैसला दिया गया है, उसके बाद से परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सरकार के लिए जो डबल बेंच का आदेश है वो गले की हड्डी बन गई है। ना तो निगलना बन पा रहा है और ना ही उसको उगलना बन पा रहा है, क्योंकि अगर इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो पहले ही उनकी छवि ओबीसी SC ST विरोधी की बन चुकी है, स्पेशली जब शिक्षक भर्ती की बात आती है तो। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो निश्चित तौर पर अभी आप देखेंगे उपचुनाव होने वाले हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जातीय समीकरण है, और खास करके जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा और इस प्रकार के चुनाव की बात आती है तो जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर खामियाजा शायद ना भुगतना पड़े, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव की जो परिस्थितियाँ थी और हाल ही में जो 2024 में लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। शायद अभी जो सत्ता में सरकार है उनकी परिस्थिति 2022 के विधानसभा से बहुत कमज़ोर दिख रही है जब से 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से बचेगी। और इसका आप उदाहरण भी देख पा रहे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो डबल बेंच का फैसला आया उसका स्वागत किया हुआ है। अब कल एक महत्वपूर्ण बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। माननीय डबल बेंच का जो जजमेंट आया है उसके सापेक्ष जो भी बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं उनके द्वारा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि क्या और कैसे करना है इस शिक्षक भर्ती को आगे लेकर के। क्योंकि डबल बेंच ने 3 महीने का समय दिया है शिक्षा विभाग को और राज्य सरकार को कि फिर से रिविजिट करके नई लिस्ट जारी की जाए। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामले को चैलेंज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर जो आरक्षण विवादित मामला है, जिसकी वजह से जो नए मेरिट में कैंडिडेट आएंगे तो उनको तो जगह देनी पड़ेगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो जब बाहर नहीं निकाला जाएगा और पॉलिसी बना करके उनको सिस्टम में रखना है, हालांकि सिंगल बेंच का फैसला देखेंगे तो उसमें राज्य सरकार को ये कहा गया था कि आप पॉलिसी बना करके उनको रख सकते हैं। यहाँ पर जो
डबल बेंच का फैसला है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार नहीं जा सकती है, लेकिन उनका एक कंडीशन ये हो सकता है कि हम जो ओबीसी एससी एसटी के पदों का यहाँ पर एक तरीके से विवाद है उसको हम निपटाएंगे और नई लिस्ट बना करके हम उनको नौकरी देंगे। लेकिन जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मतलब कि जनरल कैंडिडेट हैं, उनको जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं उनको बाहर ना निकाला जाए, और इस प्रकार का ऑर्डर वो सुप्रीम कोर्ट से ला सकते हैं। अब जब पहले वाले कैंडिडेट बाहर नहीं निकाले जाएंगे और नए कैंडिडेट आएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 69,000 में नए पद जोड़े जाएंगे। नए पद कहाँ से आएंगे? जाहिर सी बात है जो अभी 85,100 समथिंग जो भी पद बताए जाते हैं उन्हीं में से वहाँ पर पद जोड़ने जैसी परिस्थिति होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप वर्डिक्ट देखेंगे या फिर इससे पहले के कोर्ट के ऑर्डर देखेंगे तो वहां पर साफ तौर पर ये राज्य सरकार ने अपना हलफनामा लगाया हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब राज्य सरकार अगर कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, कि जो ऑलरेडी अपॉइंट है उनको बाहर ना निकाला जाए और जो नए ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को सीट मिलेगी उन्हें हम पद जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी राज्य सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन ये पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो जो ऑलरेडी अपॉइंट कैंडिडेट हैं, स्पेशली जनरल कैंडिडेट की, तो उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये जो लिस्ट बनाया गया, जो भी परिस्थितियां हुई, वो शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिलने की संभावना रहेगी। मतलब कि ऑलरेडी जो 4 साल से वर्किंग में है, क्योंकि 2020 में रिजल्ट जारी होने के बाद से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज 2024 में है, लगभग 4 साल का समय हो चुका है, और मानवता के आधार पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट की कोई भी गलती नहीं थी। तो उस कंडीशन में एक ही परिस्थिति बचती है कि जो नए पद जुड़ेंगे वो 50,000 पद से ही जुड़ने की जैसी संभावनाएं रहेंगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये जो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके साथ गलत होगा। अगर आप देखेंगे जब 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के संदर्भ में जो अपना फैसला दिया था और समायोजन रद्द कर दिया था, उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था कि उस समय के जो डीएलएड और कैंडिडेट थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करके अपना पक्ष ये रखते हैं कि अगर इनको बिना भर्ती प्रक्रिया के ही समायोजित कर दिया जाता है तो फिर फ्रेश जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको मौका ही नहीं मिला और ये 1,37,000 पद स्वतः ही भर दिए गए। तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो जो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट हैं वो भी कोर्ट का रुख अपनाएंगे और वो भी कहेंगे कि हमें बिना मौका दिए आप नए पदों को कैसे इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस फंस सकती है, जिसकी वजह से ये जो पूरा नई भर्ती का विवाद है वो और ज़्यादा लंबा खींच सकता है, क्योंकि राज्य सरकार तो पहले ही पुरानी भर्तियों के आंकड़े को सामने रख देती है और अब मामला ऐसा फंस गया है कि कल की बैठक के बाद और ज़्यादा तस्वीर साफ होगा। लेकिन ये तो तय है कि नई लिस्ट बनाने के बाद से जो भी नई लिस्ट में आएंगे उनको तो नौकरी मिलना तय है, क्योंकि हाईकोर्ट के डबल बेंच और सिंगल बेंच दोनों का जजमेंट ये है। लेकिन अगर पुराने कैंडिडेट को नहीं निकालना है, इसका मतलब ये है कि नए पद उसमें जोड़े जाएंगे, और नए पद जोड़ने का मतलब कि सीधे तौर पर जो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके एक तरीके से अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि गलती राज्य सरकार की है, गलती शिक्षा विभाग की है, और इसका खामियाजा नए डीएलएड कैंडिडेट कैसे भुगते हैं। और अगर नहीं जोड़ा जाता है तो फिर उन कैंडिडेट के साथ नुकसान होगा जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं और जनरल कैंडिडेट के हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसमें नुकसान किसका होगा। ध्यान से सुनिएगा, 69,000 पूरे मामले में विवाद ये है कि जो 50% रिजर्वेशन है उस पर तो जो रिजर्व कैटेगरी है वहीं केवल जाएगा, लेकिन जो 50% अनरिजर्व की सीटें होती हैं वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। एक मिथ ये है कि 50% जो सीटें बच गई वो जनरल की होती है, नहीं, जनरल की होती ही नहीं है, जनरल की कोई भी सीट नहीं होती है, वो अनरिजर्व की सीट होती है। और मेरिटोरियस कैंडिडेट जो हैं अगर अपनी कैटेगरी में रहते हुए अगर वो अनरिजर्व के बराबर कट ऑफ के या फिर उससे ज़्यादा पाते हैं तो वो अपनी कैटेगरी छोड़ करके अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो जो ओबीसी एससी एसटी की सीटें रिजर्व हैं वो तो फिक्स है कि उनकी होंगी, लेकिन मेरिटोरियस कैंडिडेट है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि अगर कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट अनरिजर्व के बराबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर पाता है तो वो अपने मेरिट से वहाँ पर पहुँचा हुआ है। और जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है 27% ओबीसी एससी का 21%, एसटी का 2%, वो तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए दिया जा रहा है। यानी जो रिजर्वेशन है वो एटलीस्ट उतना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जो कैंडिडेट मेरिटोरियस हैं वो अपने काबिलियत के बेस पर अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर पद जोड़ना तो तय है। अब ये देखना होगा कि पद जुड़ने के बाद से ये पूरा विवाद राज्य सरकार किस प्रकार से हैंडल करती है, क्योंकि अब ये पूरा मामला एक तरीके से पॉलिटिकल भी धीरे धीरे बनने लगा है। अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को उठा रही हैं। 69,000 की शिक्षक भर्ती से संबंधित माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ चुका है और ये सारी चीज़ें होकर के आगे बढ़ रही हैं। तो देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को राज्य सरकार किस प्रकार से हैंडल करती है, और सबसे बड़ा रोल जो है वो शिक्षा विभाग का होगा कि किस प्रकार से, क्योंकि ये तो तय है कि भले राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामला न ले जाए, लेकिन ऐसे
ऐसे अनरिजर्व कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका वहाँ से मेरिट से नाम हटेगा, वो तो कोर्ट जाना तय है कि वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि डबल बेंच में ये कहा गया है कि इनको इस सेशन में डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन जो सिंगल बेंच का जजमेंट था उसको उन्होंने एक तरीके से मानने से इनकार कर दिया है। और सिंगल बेंच के जजमेंट में ये था कि इनको पॉलिसी बना करके राज्य सरकार रख सकती थी, लेकिन इस प्रकार का कोई भी आदेश डबल बेंच के जजमेंट में नहीं दिया गया है। यानी कि इनको बचाने के लिए डबल बेंच ने कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ इनको सेशन तक इनको बेनिफिट देने का बात कहा गया है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक का। तो इन सभी मामलों को लेकर के विवाद अभी थमा नहीं है और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। भले राज्य सरकार ना ले जाए, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि लिस्ट से बाहर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट मामले को जरूर चैलेंज करने वाले हैं। तो अब देखना होगा वहां पर राज्य सरकार इस पूरे मामले को किस प्रकार से समेटती है, क्योंकि अगर पद जोड़ने जैसे हलफनामा वहां पर होता है तो फ्रेश जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा भी इंटरवीन किया जा सकता है ताकि पद ना जोड़े जाए। और इन सभी मामलों को लेकर के देखिए, यहां पर कोई गलत या फिर कोई सही नहीं है। आपको अगर आपको ये लग रहा होगा कि जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि वो गलत तरीके से सिलेक्शन हुए, तो आप उनकी जगह पर अपने आप को रख करके देखिए, क्या उन्होंने कुछ गलती की है? नहीं, गलती शिक्षा विभाग की थी। अब उनका खामियाजा, शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा वो क्यों भुगते? क्योंकि 4 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी लाइबिलिटीज आ चुकी होंगी। उनकी शादी हो चुके होंगे, हो सकता है बच्चे हो चुके हों, हो सकता है कोई होम लोन लिया हो, तो इन सभी टाइप की जिम्मेदारी है। इसके बाद से अगर पद जोड़े जाते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके साथ गलत होगा। अब ये सब गलती की वजह कौन है? गलती की वजह शिक्षा विभाग है और राज्य सरकार है, जिन्होंने सही तरीके से मेरिट नहीं बनाई, और इन सभी की वजह से सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई यहाँ पर गलत नहीं है, सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से तय करेगी कि कौन से कैंडिडेट के हक की लड़ाई वाकई में मजबूत है और उसके बाद से अंतिम डिसीजन दिया जा सकता है। वैसे इस पूरे मामले में बीच के रास्ते पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, यानी पद जोड़ने जैसे ही परिस्थिति बनने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।